हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टडी करेंगे। मीन्स हमें दो वेक्टर दिए जाएंगे, हमें उनका रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करके। जैसे यहाँ पे हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर दिए हुए हैं, हमें इनका रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करके। जैसे इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर निकाला था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करके। वहां पे हमने ट्रायंगल बनाई थी, यहाँ पे हम पैरेललोग्राम बनाएंगे। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हमने क्या किया था, ए वेक्टर बनाया था, उसके हेड पे बी वेक्टर की टेल रखी थी, और फिर ए वेक्टर के टेल से बी वेक्टर के हेड लग जो वेक्टर गया था वही क्या था, रिजल्टेंट वेक्टर था। बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों वेक्टर की टेल से टेल मिलाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में टेल से टेल मिलाएंगे। बट यहाँ पर हमने टेल से टेल नहीं मिलाई थी, यहाँ पे हमने ए वेक्टर के हेड पर बी वेक्टर की टेल रखी थी, और फिर ए वेक्टर के टेल से बी वेक्टर के हेड लग जो वेक्टर गया था वही आर वेक्टर या रिजल्टेंट वेक्टर था। और यहाँ पर थीटा क्या था, एंगल था ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का। वो कैसे निकाला था, ए वेक्टर को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया था, तब ए वेक्टर और बी वेक्टर की टेल से टेल मिल गई थी। और तब जो एंगल होता है, जब दो वेक्टर की टेल से टेल मिलती है तब जो एंगल होता है उनके बीच में वही क्या होता है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल होता है, जिसको हमने थीटा से रिप्रेजेंट किया था। बट इस केस में क्या करते हैं, इनिशियली दोनों वेक्टर की टेल से टेल मिलाते हैं, और ये जो एंगल होगा थीटा वही क्या होगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल होगा। फिर हम पैरेललोग्राम को पूरा करते हैं, फिर जो कॉमन टेल से जो डायगोनल जाता है वही क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर होता है। और आर वेक्टर जो है ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है वो हमने कैसे रिप्रेजेंट किया था, अल्फा से। सो अल्फा क्या है, एंगल है आर वेक्टर जो बना रहा है ए वेक्टर के साथ। और यहाँ पर भी क्या किया था, हमने अल्फा एंगल लिया था जो आर वेक्टर ए वेक्टर के साथ बना रहा है। अगर ए वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बना रहा है तो बी वेक्टर के साथ कितना बनाएगा, थीटा माइनस अल्फा। सो अगर बी वेक्टर से पूछे तो थीटा माइनस अल्फा कर देना, अगर ए वेक्टर से पूछे तो अल्फा कर देना। जो आर वेक्टर बना रहा है एंगल ए वेक्टर के साथ और बी वेक्टर के साथ। सो यहाँ पे अगर आपसे रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछे तो किसके इक्वल होगा, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। और अल्फा अगर एंगल पूछे तो टेन अल्फा किसके इक्वल होगा, बी साइन थीटा बटे में ए प्लस बी कोस थीटा। ये फॉर्मूले सेम है जो हमने ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में स्टडी किए थे। बस फर्क क्या है, वहां पे हमने ट्रायंगल बनाई थी, यहाँ पे हमने पैरेललोग्राम बना करके रिजल्टेंट वेक्टर निकाला है। और ये अल्फा एंगल क्या है, एंगल मेड बाय आर वेक्टर विद ए वेक्टर, मतलब ए वेक्टर के साथ जो एंगल बनाएगा रिजल्टेंट वेक्टर वो अल्फा है। और थीटा माइनस अल्फा क्या है, वो एंगल है जो आर वेक्टर बी वेक्टर के साथ बनाएगा। अब देखिए जो हमने स्टडी किया है इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ गिवन वेक्टर्स। मतलब आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर गिवन है, और आपको इनके रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना है। सो आपको आर वेक्टर का क्या बताना है, मैग्नीट्यूड बताना है। यहाँ पर आर वेक्टर क्या है, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर है। यहाँ पर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना गिवन है, 12। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना गिवन है, 5। और एंगल कितना गिवन है दोनों वेक्टर के बीच में, 60 डिग्री। सो हमें पता है रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो किसके इक्वल होता है, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ए की वैल्यू कितनी है, 12, यहाँ पे रख देंगे 12 का स्क्वायर। बी की वैल्यू क्या है, 5, 5 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा में 12 गुणा में 5, और गुणा में कोस 60 डिग्री हो जाएगा। कोस 60 कितना होता है, 1/2 होता है, तो वो वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 गुणा में 12 गुणा में 5, कोस 60 कितना होता है, 1/2। 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 144 जमा में 25 जमा में 12 पंजू 60। तो इन सभी को हम ऐड कर लेंगे।
सो ऐड करने के बाद कितना आएगा, 144 जमा में 85। 144 में अगर हम 85 ऐड करते हैं, 5 और 4 9 12 और 229, सो आंसर क्या आ जाएगा, अंडर द रूट 229 आ जाएगा। अब देखिए हम कुछ स्पेशल केसेस स्टडी कर लेते हैं। और फर्स्ट केस है, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री हो, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में है, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए के बराबर है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी के बराबर है। सो अगर वो एक ही डायरेक्शन में है तो हम उन दोनों को ऐसे लिख लेंगे, ए वेक्टर के बाद क्या लिख लेंगे, बी वेक्टर, और आर वेक्टर क्या होगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो इन्हीं की डायरेक्शन में होगा, और आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। मतलब सिंपली हम आर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी लिख सकते हैं, अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तब। और ये जो मैग्नीट्यूड होगा रिजल्टेंट वेक्टर का, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड की। मतलब अगर आपको रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम चाहिए तो दोनों वेक्टर को सेम डायरेक्शन में कर दो, सेम डायरेक्शन में करोगे तब जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा, और वो किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी के इक्वल होगा। अब देखिए सेकंड केस, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल 180 डिग्री हो, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर एंटी पैरेलल है एक दूसरे के, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है, तब जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो उस वेक्टर की डायरेक्शन में आएगा जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। जैसे अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा हुआ तो ए वेक्टर की डायरेक्शन में आएगा, अगर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा हुआ तो बी वेक्टर की डायरेक्शन में आएगा। जैसे हम मान लेते हैं कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, और किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो उसकी लेंथ डिसाइड करती है। यहाँ पर देखिए ए वेक्टर की जो लेंथ है वो ज्यादा है बी वेक्टर से, सो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कम होगा, और एक दूसरे के अपोजिट है दोनों वेक्टर। सो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो ए वेक्टर की डायरेक्शन में आएगा, और रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, बड़े वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड में से छोटे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड घटा लीजिए। सो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड में से बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड घटा दो, क्योंकि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कम है। सो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ऐसा कब लिखोगे, जब ए वेक्टर की लेंथ ज्यादा हो और बी वेक्टर की लेंथ कम हो। अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कम हुआ बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, तब क्या होगा, ए वेक्टर की जो लेंथ है वो कम होगी बी वेक्टर के कंपेयर में, सो रिजल्टेंट वेक्टर किसकी डायरेक्शन में आएगा, जिसकी लेंथ ज्यादा होगी उस वेक्टर की डायरेक्शन में आएगा। और आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, बड़े वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस छोटे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इस तरह से हम रिजल्टेंट वेक्टर को और रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड को निकाल सकते हैं अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो तब। और इस केस में जो मैग्नीट्यूड आता है रिजल्टेंट वेक्टर का, उसकी मिनिमम वैल्यू होती है। तो मिनिमम वैल्यू कब मिलेगी, जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, और मैक्सिमम वैल्यू कब मिलती है, जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तब मिलती है। अब देखिए थर्ड केस, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री हो, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, जैसा यहाँ पे दिखाया गया है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री एंगल है उनके बीच में। सो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे, और वो कितना एंगल बना रहा है ए वेक्टर के साथ वो लिखेंगे। यहाँ पर एंगल कितना है, 90 डिग्री है, सो कोस 90 कितना होता है, 0 होता है। सो यहाँ पर जब हम आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 90 डिग्री, और कोस 90 की जगह 0 रख देंगे तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ जाएगा, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये आप डायरेक्ट याद रखिए,
अगर दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अल्फा क्या है, एंगल है जो आर वेक्टर बना रहा है ए वेक्टर के साथ। और टेन अल्फा अगर हम लिखना चाहे तो टेन अल्फा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ पर परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और बेस का काम कौन कर रहा है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सो टेन अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, बी बाय ए। और यहाँ पर अल्फा क्या है, वो एंगल है जो आर वेक्टर बना रहा है ए वेक्टर के साथ। अगर वो कहे बी वेक्टर के साथ एंगल बताओ तो 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। अगर आपसे कहे ए वेक्टर के साथ एंगल बताओ तो टेन अल्फा इक्वल टू बी बाय ए कर दोगे। और अगर बी वेक्टर के साथ कहे तो अल्फा निकाल के 90 माइनस अल्फा कर दोगे, तो ये बी वेक्टर के साथ एंगल आ जाएगा। सो अगर हमें दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर दिए जाए, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो अल्फा एंगल बना रहा है ए वेक्टर के साथ और बीटा एंगल बना रहा है बी वेक्टर के साथ। मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर वेक्टर है, मतलब उनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। और उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो अल्फा एंगल बना रहा है ए वेक्टर के साथ और बीटा एंगल बना रहा है बी वेक्टर के साथ। सो अल्फा को हम 90 माइनस बीटा भी लिख सकते हैं और बीटा को हम 90 माइनस अल्फा भी लिख सकते हैं। बट अगर हम अल्फा और बीटा को अलग अलग निकालना चाहे, मतलब अगर हम अल्फा निकालना चाहे तो कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम बीटा निकालना चाहे तो कैसे निकाल सकते हैं, वो देखिए। अगर हम अल्फा निकालना चाहे तो हमें टेन अल्फा निकालना होगा। टेन अल्फा किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और बेस का काम कौन करेगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सो टेन अल्फा किसके बराबर होगा, बी बाय ए। तो यहाँ से हम अल्फा निकाल लेंगे। और अगर हमें बीटा निकालना हो तो हम टेन बीटा निकालेंगे। टेन बीटा के केस में परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और बेस का काम कौन करेगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सो टेन बीटा किसके इक्वल होगा, ए बाय बी। तो यहां से हम बीटा निकाल लेंगे और हमें पता है अल्फा और बीटा का सम कितना होगा, 90 डिग्री। सो अगर हमसे ए वेक्टर के साथ एंगल पूछे तो टेन अल्फा लिखकर अल्फा निकाल लेंगे, और अगर हमसे बी वेक्टर के साथ एंगल पूछे तो टेन बीटा लिख के हम बीटा निकाल लेंगे। बट अगर हमें अल्फा पता हो तो बीटा हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, और अगर हमें बीटा पता हो तो अल्फा हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब देखिए, अगर आपसे कहे कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है, और किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, और थीटा क्या है, एंगल है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में। जैसा यहाँ पे दिखाया गया है कि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए के इक्वल है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी ए के इक्वल है, और थीटा क्या है, इन दोनों के बीच में एंगल है। और ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो आर वेक्टर है। हम आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब जो रिजल्टेंट वेक्टर है ए वेक्टर और बी वेक्टर का, उसका मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं, जो किसके इक्वल होगा, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। सो आर किसके इक्वल लिखा जाएगा, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी की जगह भी क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे, ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, टू एज इट इज है, इंटू में कोस थीटा। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो 2a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2a स्क्वायर कोस थीटा। इन दोनों टर्म्स में से 2a स्क्वायर कॉमन आ जाएगी, क्या बच जाएगा, 1 प्लस कोस थीटा। हम जानते हैं कि 1 प्लस कोस 2 थीटा किसके बराबर होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा के। मतलब यहाँ पर जो एंगल होता है उसका यहाँ पर आधा करना होता है। सो 1 प्लस कोस थीटा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 लिखेंगे। सो यहाँ पर मैंने 1 प्लस कोस थीटा को क्या लिख लिया, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। सो 2 और 2 तो 4 हो गया, और ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बाय 2, रूट के अंदर से 4 बार आएगा तो 2 आ जाएगा, ए स्क्वायर बार आएगा तो ए आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 है तो कोस थीटा बाय 2 आ जाएगा। सो जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है, जब दो वेक्टर इक्वल हो
और उनके बीच में एंगल कितना हो, थीटा हो, तो डायरेक्ट याद रखिए 2a cos थीटा बाय 2 होता है रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जब दो वेक्टर इक्वल हो और उनके बीच में एंगल कितना हो, थीटा हो। अगर हम निकालना चाहे कि जो आर वेक्टर है वो कितना एंगल बना रहा है ए वेक्टर के साथ, तो हम अल्फा निकालना चाहते हैं। सो टेन अल्फा किसके इक्वल आता है, बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कोस थीटा। तो यहाँ पर बी की जगह ए रख देंगे, ए साइन थीटा बटे में ए प्लस ए कोस थीटा। यहाँ से ए कॉमन ले लेंगे नीचे से, तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस कोस थीटा बच जाएगा नीचे, और यहाँ पर ए साइन थीटा है, ए से ए कट जाएगा, साइन थीटा बटे में 1 प्लस कोस थीटा रह जाएगा। अब हमें पता है कि साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा इक्वल होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा के। बट यहाँ पर क्या है, साइन थीटा है, यहाँ पर जो एंगल होता है उसका यहाँ पर हमें हाफ करना होता है। बट अगर यहाँ पर साइन थीटा हो तो क्या लिखेंगे, 2 साइन थीटा बाय 2 और कोस थीटा बाय 2। तो यहाँ पर वही हमने लिख दिया, 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2, और 1 प्लस कोस थीटा हमने अभी किया था 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 से 2 कट जाएगा, ए कोस से ए कोस कट जाएगा, साइन थीटा बाय 2 और कोस थीटा बाय 2 बच जाएगा। ऊपर बचेगा साइन थीटा बाय 2, नीचे बचेगा कोस थीटा बाय 2। और हम जानते हैं साइन थीटा बाय 2 बटे में कोस थीटा बाय 2 को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा बाय 2। सो टेन अल्फा किसके इक्वल आ गया, टेन थीटा बाय 2। सो अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, थीटा बाय 2 के इक्वल आ जाएगा। मतलब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ना, ये ए वेक्टर के साथ थीटा बाय 2 एंगल बना रहा है। सो बी के साथ भी कितना बनाएगा, थीटा बाय 2, तभी तो टोटल थीटा होगा ए और बी के बीच में। सो हम कह सकते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बिल्कुल मिड से निकलेगा, मतलब बीच में से जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर दोनों वेक्टर के, अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम है तो। सो हम कह सकते हैं कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर थीटा एंगल पर हो और ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम हो और किसके इक्वल हो, ए के इक्वल हो, मतलब यहाँ पर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, ए है, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी कितना है, ए है, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा है, तब ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो उन दोनों वेक्टर के बीच से जाएगा। मतलब ए वेक्टर के साथ भी थीटा बाय 2 एंगल बनाएगा, बी वेक्टर के साथ भी थीटा बाय 2 एंगल बनाएगा। और थीटा क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है। अगर हम कहें रिजल्टेंट वेक्टर अल्फा एंगल बना रहा है ए वेक्टर के साथ में, तो अल्फा एंगल ही बनाएगा बी वेक्टर के साथ भी। और रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 2a cos थीटा बाय 2 होगा, और अल्फा किसके इक्वल होगा, थीटा बाय 2 के इक्वल होगा। और अल्फा क्या है, वो एंगल है जो आर वेक्टर बना रहा है ए वेक्टर के साथ, या फिर आर वेक्टर बना रहा है बी वेक्टर के साथ। अब देखिए, अगर आपसे कहे ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और उनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, मतलब एंगल क्या है, 90 डिग्री है। सो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो बिल्कुल इनके बीच से निकलेगा, मतलब ये एंगल भी 45 डिग्री का होगा, ये एंगल भी 45 डिग्री का होगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। और रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 2a cos थीटा बाय 2। हम डायरेक्ट लगा लेते हैं, तो 2a cos थीटा कितना है, 90 डिग्री बटे में 2, cos 90 डिग्री बटे 2 का मतलब cos 45 डिग्री हो गया, और cos 45 कितना होता है, 1/√2 होता है। और 2 को हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले को √2 गुणा √2 लिख सकते हैं, तो एक √2 से एक √2 कट जाएगा। सो जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, √2a आएगा। सो जो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड हमने डायरेक्ट निकाल लिया कंसेप्ट का यूज करके, कितना आया, √2a आ गया। सो इस तरह से आप रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। यहाँ पर कितना आएगा, √2a के इक्वल आएगा। अगर दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड a और a हो और वो 90 डिग्री पर हो, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, √2a होगा, और वो बिल्कुल मिड से निकलेगा दोनों के। अब देखिए, अगर हमें दिया जाए कि एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल कितना गिवन है, 120 डिग्री,
और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए के इक्वल है और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी ए के इक्वल है। मतलब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है और उनके बीच में एंगल कितना है, 120 डिग्री है। अगर इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट वेक्टर इनके बीच से जाएगा, मतलब इनके मिड से जाएगा। मतलब ए वेक्टर के साथ भी 60 डिग्री एंगल बनाएगा, बी वेक्टर के साथ भी 60 डिग्री एंगल बनाएगा। और हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना गिवन है, 120 डिग्री। सो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 2a cos थीटा बाय 2 आएगा। थीटा कितना गिवन है, 120 डिग्री। यहाँ पे थीटा की वैल्यू रख देंगे, 120/2 कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री कितना होता है, 1/2। 2 से 2 कट जाएगा। सो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ए के इक्वल ही आएगा। सो हम कह सकते हैं कि अगर दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और वो 120 डिग्री एंगल पर हो तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल ही होगा। अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी ए है और उनके बीच में 120 डिग्री का एंगल है तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी ए के इक्वल होगा। मींस अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है और उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी ए है तो श्योर है कि वो दोनों वेक्टर कितने एंगल पर होंगे, 120 डिग्री के एंगल पर होंगे। सो अगर हमें दो वेक्टर दिए जाए, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए के इक्वल है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी ए के इक्वल है और दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 60 डिग्री है। मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री। मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री है। तब जो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर होगा, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा आर वेक्टर, वो इन दोनों के बीच से निकलेगा। मतलब ए वेक्टर के साथ और बी वेक्टर के साथ इक्वल एंगल बनाएगा। और कितना एंगल बनाएगा, 30 डिग्री ए वेक्टर के साथ बनाएगा, 30 डिग्री बी वेक्टर के साथ बनाएगा। और रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 2a cos थीटा बाय 2। थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, यहाँ पे रख देंगे। 60 डिग्री बाय 2 कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री कितना होता है, √3/2। 2 से 2 कट जाएगा। सो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, √3 इंटू में ए के इक्वल आ जाएगा। सो हम फाइनली कह सकते हैं अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल हो और वो ए के इक्वल हो और थीटा क्या हो, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 2a। और अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 0। अगर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होगी तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, √3 इंटू में ए। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा √2 इंटू में ए। अगर थीटा की वैल्यू 120 डिग्री होगी तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा ए के इक्वल। अब देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। अगर हमें दो वेक्टर दिए जाए, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और उनके बीच में एंगल कितना है, थीटा है। मतलब थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। और ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखा गया है और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखा गया है। और ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो अल्फा एंगल बना रहा है ए वेक्टर के साथ। सो अल्फा जो होगा वो थीटा बाय 2 के इक्वल होगा अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल हो तब। और अल्फा की वैल्यू थीटा बाय 2 से कम होगी अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। और अल्फा की वैल्यू थीटा बाय 2 से ज्यादा होगी कब, जब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कम होगा बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। सो हम कह सकते हैं कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो उस वेक्टर की तरफ शिफ्ट हो जाता है जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है। यहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो बिल्कुल बीच में आया। अगर ये बीच में आएगा तो ए के साथ भी उतना ही एंगल बनाएगा, बी के साथ भी उतना ही एंगल बनाएगा। अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा हुआ
तो ज्यादा होगा तो वो उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो ये अल्फा एंगल थीटा बाय 2 से क्या होगा, कम होगा। अगर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा हुआ तो रिजल्टेंट वेक्टर बी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और बी की तरफ शिफ्ट हो गया तो अल्फा की वैल्यू थीटा बाय 2 से क्या आएगी, ज्यादा आएगी। सो याद रखना, अल्फा की वैल्यू जो है थीटा बाय 2 के बराबर होगी, मतलब बिल्कुल मिड से जाएगा अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। अगर इसका ज्यादा होगा तो अल्फा की वैल्यू थीटा बाय 2 से कम आएगी, अगर इसका ज्यादा होगा तो अल्फा की वैल्यू थीटा बाय 2 से ज्यादा आएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।